गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएशन इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूट करने पर, वाटर ऐड करने पर इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को हम बात करते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया कि जो कंडक्टेंस होता है दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरह का होता है: स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसको अगर हम डाइल्यूट करते जाते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है। और क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इन पर ml सोल्यूशन और पर क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन डिक्रीजेस। पर क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपसे, जो कंडक्टेंस होता है आपका वो कितने तरह का होता है, दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, पहले बेटा कौन सा है, पहला स्पेसिफिक है, दूसरा कौन सा है, मोलर कंडक्टेंस है, तीसरा कौन सा है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको किससे लिखते हैं, कप्पा से लिखते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, दैट इज लेमडा मोलर, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, क्या बताएंगे, द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सोल्यूशन और 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसे और क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस इन पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, या पर क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह 1 ml भी लिख सकते हैं, पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन जो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है दैट इंक्रीजेस, तो क्या बताएंगे, मोलर एंड equivalent conductance increases with dilution। मतलब वाटर ऐड करने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अभी एक बात और समझेंगे यहाँ पे, देखिए हमने फार्मूला पढ़ा, ये लेमडा दैट इज मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा 1000 अपान क्या हो जाएगा, दैट इज मोलरिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा 1000, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्मलिटी। तो होना क्या चाहिए, जब कप्पा आपका डिक्रीज कर रहा है डाइल्यूशन के साथ, तो ये भी डिक्रीज करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जैसे कप्पा डिक्रीज कर रहा तो इसको भी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं, क्या, एक तो कंडक्टिविटी और दूसरा क्या होता है, नॉर्मेलिटी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि अगर ये जो मोलरिटी है, अगर ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोलरिटी घटेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। और आपको पता है जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हो, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हो, जो मोलरिटी होती है ये क्या होती है, डिक्रीज करती है। और मोलरिटी जब डिक्रीज करेगी तो ये क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि ये कंडक्टेंस जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक आपके होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया CH3COOH ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, KCl ले लिया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। तो क्या बताएंगे, विच
डू नॉट डिसोसिएटेड 100%, ठीक है। और इनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है दैट इज लेस देन 1 होता है, एक से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बताएंगे, 100% आयोनाइज होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं। और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है बेटा, 1 होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन का, वाटर को ऐड करने पर क्या फर्क पड़ता है। तो क्या बताएंगे, यहाँ पर हम समझेंगे ऑन डाइल्यूटिंग या डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन जब करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टेंस भी क्या होता, बढ़ता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस तो पहले ही आपके बढ़ चुके होते हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर 100% आयोनाइज। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव। तो इनके बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो वाटर ऐड करने पर वो क्या होता है, वाटर ड्यू टू हाई डीईसी, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और जब रिड्यूस करेगा तो आयंस फ्री होंगे, और जब आयंस फ्री होंगे तो ये कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इनका कंडक्टेंस जो होता है स्लाइटली बढ़ता, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन इनका कंडक्टेंस जो होता पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो क्या बताएंगे, अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा क्या होता, बढ़ता है, एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस देन बिफोर, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ता। यहाँ पर क्या होता है कि डाइल्यूशन पर क्या होता है कि ऑन डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिड्यूस्ड, क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू हाई डीईसी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, 80 के आसपास 80 होता है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसको ग्राफ के थ्रू, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ के थ्रू इसी बात को। पहले हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब डाइल्यूट करते जाते हैं तो कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब स्लाइटली इंक्रीज करता है, ये भी नहीं कहेंगे कि होता नहीं, होता है। तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, वो इक्वेशन क्या है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस ये होगा ए अंडर रूट सी, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज डिवाई हकेल ऑनसेगर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिवाई हकेल ऑनसेगर इक्वेशन फॉर, किसके लिए बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड गुड होल्ड, मतलब काम करता है एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पर ये ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो अब यहाँ पर इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो ये हमने क्या लिखा, लेमडा एम, और लेमडा एम इनफाइनाइट, और ए ये क्या हो जाएगा, सी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई, और इसको क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या देखते हैं, ये क्या है बेटा, लेमडा एम, और ये क्या है, अंडर रूट सी, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या करना, कंसंट्रेशन घटाना है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ पाया गया वो ग्राफ मिला है, इस तरह का ग्राफ मिला। ये किसका, कौन सा केस है, केसीएल के केस में, ठीक है। केसीएल के केस में हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर क्या होता, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन डाउन करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं कंडक्टेंस में क्या होता है, यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज होता है,
ठीक है। और अगर मान लो बहुत तेजी से होता तो ये ऐसे ग्राफ बनता जाके इस तरह से बहुत तेजी से भागता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आयंस जो होते हैं आपके क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बधे होते हैं, तो डाइल्यूशन करने पर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये जो आपको लीनियर इक्वेशन मिल रहा है ग्राफ यहाँ पे, ये लीनियर जो है ये आपको लीनियर ना मिलेगा बल्कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये कहाँ पर काम करता है, एट लो कंसंट्रेशन पे काम करता है। और इसको अगर और आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर अगर इमेजिन करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन, और ये मैक्सिमम कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो कंसंट्रेशन, ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज नहीं करता। और ये कहाँ पर पॉसिबल है, एट जीरो कंसंट्रेशन। लेकिन रियल में जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ आयंस है ही नहीं, तो ये हम कह सकते हैं नियरली, मतलब लगभग जीरो तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूट हमने किया, पानी डाला, कंडक्टेंस बढ़ा, फिर डाइल्यूट किया, तो इस तरह से एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर क्या होता है, जिसके बाद कंडक्टेंस जो है वो फिर नहीं बढ़ता। तो वो पॉइंट जो होता है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं बहुत तेजी से जो है रिलीज होते हैं, फ्री होते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। तो इनके लिए कंडीशन ये हो जाती है कि ये जो ग्राफ आपका इस तरह का बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको हम कहते हैं, ये फॉर्म में हमको ग्राफ मिलता। और ये किसके लिए बेटा, दैट इज फॉर CH3COOH, ये किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम कर भी दें तो ऐसी कंडीशन में इनका कंडक्टेंस मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते भी जाएं तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट पर क्या मिलता है, अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस मैक्सिमम आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पॉइंट नहीं मिलेंगे कहीं पे। तो हम कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में चाहे आप जितना डाइल्यूट कर दो, लेकिन कंडक्टेंस उसका उतना नहीं होगा जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या, दैट इज कोलेराउस लॉ। कोलेराउस ने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये बात कही। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये इन्होंने लॉ दिया कोलेराउस ने। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो जो मूव करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। जो आयंस होते हैं वो जो मूव करते हैं तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कंडक्टेंस के। तो कोलेराउस ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर टोटल कंडक्टेंस जो होता है वो ईच आयंस के द्वारा गवर्न होता है। जो टोटल कंडक्टेंस होता है दैट इज गवर्न बाय ईच आयन, कैटायंस और एनायन दोनों के सम के बराबर होता है। तो क्या बताएंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte is the sum of conductivities of cation and anion। कैटायन और एनायन के दोनों के सम के बराबर होती है। जैसे हमने कितना मान लिया, ये मान लिया NaCl का केस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये हो जाएगा Na प्लस
और ये क्या हो जाएगा, दैट इज Cl माइनस। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं क्या, कोलेराउस लॉ। तो कोलेराउस लॉ क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो कैटायन और एनायन के सम के बराबर होता है। एक से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, अगर एक से ज़्यादा कैटायन एनायन बनते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तो वो भी सिमिलर इसी तरह से होता है। एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसके लिए पहले हम लोग क्या बताएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताएंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा Al, इसके ऊपर कितना दिया, 3 चार्ज दिया, जितना चार्ज होता है उससे आप डिवाइड करें। फिर दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही होगा। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, SO4 कितना चार्ज है बता, 2, तो 2 से आप डिवाइड करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कहा जाए क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात याद रखेंगे, एक फार्मूला क्या होगा कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कितना होता है, कप्पा 1000 डिवाइडेड बाई कितना होता है, दैट इज मोलरिटी। और ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कप्पा 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, नॉर्मेलिटी। अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग वी गेट लेमडा एम अपान लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी। और नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी बराबर किसके होता है, फैक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू फैक्टर। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। चलिए इस केस में देखते हैं Al2SO4 की केस में। तो इस केस में क्या होता है, जो Al2SO4 का होल थ्राइस ये ब्रेक करेगा किसमें, 2L3 प्लस और SO4 2 माइनस कितने 3। तो देखते हैं फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैटायन इनटू कितने कैटायन। तो इस केस में फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6। कितना होगा, 6 होगा। तो अब यहाँ पर समझेंगे मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, Al2SO4 के लिए का होल थ्राइस मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना 6। अब पूरे इक्वेशन को आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, L3 प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये हो जाएगा SO4 ऊपर पावर -2 कितना हो जाएगा 2। अब ये लिखेंगे अगर हम तो कितना होगा, दैट विल बी 2 Al3 प्लस, फिर इधर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा SO4 2 माइनस। तो ये आ गया आपका क्या, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। तो इस तरह जो है थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या एप्लीकेशन है कोलेराउस लॉ के। ठीक है, आगे बेटा हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ कोलेराउस लॉ। तो कोलेराउस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस हम इससे तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या पता करते हैं। एक तो पता करते हैं बेटा, क्या पता करेंगे, पहला मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पता चलती हैं, कैलकुलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या कैलकुलेशन पता चलता है, नंबर 1 लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दूसरा मतलब कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फा बराबर होता है लेमडा एम अपान लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेमडा एम किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस, और ये क्या हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरा क्या होगा, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज के। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट।
बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if molar conductivities at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3COONa is 126.4, 429, 425.9 and 91.0 Simon centimeter square mole inverse, what will be that for the acetic acid। आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है? एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। किसके लिए दिया गया है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे समझते हैं। ये दिया हुआ फॉर NaCl। ठीक है, तो NaCl को हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा Na प्लस और ये कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी Cl माइनस। इसकी वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 126.4 दिया। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, मोल इनवर्स। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, फॉर HCl के लिए कितना हो जाएगा, लेमडा H प्लस और कितना हो जाएगा Cl माइनस, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 425.9। ठीक है, यूनिट एज उसी जैसे दिया वैसे उतार लेंगे। और फिर इसके बाद किसके लिए हो जाएगा, फॉर दिस इज फॉर सोडियम एसीटेट CH3COONa। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, CH3COO माइनस और फिर ये हो जाएगा क्या, Na प्लस। वैल्यू कितना दिया बेटा, दैट इज 91.0 और यूनिट ऐसे ही लिख लेंगे जो दिया हो। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आवर एम, हमारा एम क्या है, हमारा एम निकालना है किसके लिए, CH3COO और H के लिए, एसिटिक एसिड के लिए फाइंड आउट करना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर 2। आपको चाहिए ये, तो आपको एक तो ये आयन चाहिए और एक ये आयन चाहिए। मतलब दूसरे और तीसरे इक्वेशन को अगर हम जोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, Na और Cl, तो ये NaCl पहले इक्वेशन को अगर घटा देते हैं तो रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 425.9, ये हो जाएगा 91, ऐड करें 9, ये 6 हो जाएगा। ये क्या होगा, दूसरे तीसरे इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, इसमें से पहले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए कितना, 516.9 और 126.4, ये हो जाएगा 5, ये 0, इतना हो जाएगा 9 और ये 3। तो इधर कितना लिखेंगे, साइमन। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, that is the answer। this is the conductance for the weak electrolyte, that is the acetic acid। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ सेकेंड क्वेश्चन, the conductivities of 0.001028 molar acetic acid is 4.95 into 10 the power minus 5 Simon centimeter inverse। Calculate the dissociation constant and pH of acetic acid if lambda at infinite dilution 390.5 Simon centimeter square and mole inverse दिया गया। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना। तो क्या दिया, कंडक्टिविटीज दी है, मतलब कप्पा दिया। कप्पा की वैल्यू कितना दी, 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या दिया है, मोलरिटी दिया। क्या दिया, मोलरिटी कितना, 0.001028। ठीक है, मोलर। अब यहाँ पर पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस आपको पता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। तो वैल्यू आप जरा रखें, वैल्यू अगर रखेंगे तो 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और इधर कितना हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई 0.00 ये आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आंसर होगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, मोल इनवर्स। ये हमको मिल गया क्या, लेमडा एम। अब आपको बताया है कि अल्फा बराबर होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम एट इनफाइनाइट। तो लेमडा एम की वैल्यू कितनी आई, 48.15 और लेमडा इनफाइनाइट वैल्यू कितना दिया बेटा, दैट इज 390.5। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे 390.5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, ये आपका आंसर आएगा 0.1233। इसको आप सॉल्व करिएगा
ठीक है। और अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए लेते हैं CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा CH3COO माइनस, और कितना होगा H प्लस। कंसंट्रेशन कितना इनिशियल C 0 और 0, थोड़ी देर बाद ये ब्रेक करेगा C अल्फा C माइनस C अल्फा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा। तो आप ये पता है के बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो CH3COO माइनस और कितना होगा H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH। अब यहाँ पर K इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना C अल्फा इंटू C अल्फा, और ये C1 माइनस अल्फा। इसको आप लिखेंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और C1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C से C जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस अल्फा। अब आप वैल्यू रखिए K बराबर C कंसंट्रेशन कितना दिया 0.01028, और फिर अल्फा की वैल्यू बेटा कितना दिया, ये दिया, ये निकाला आपने, तो 0.1233 की पावर 2, और 1 माइनस 0.1233 ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर अभी हम आंसर लिख दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स, ये आ जाएगा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपसे कहा गया पीएच फाइंड आउट करो, तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या करेंगे H प्लस कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर कितना होगा माइनस लॉग C अल्फा, ये वैल्यू रखेंगे तो हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, अगर कोई डाउट होता तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।